44 कानून जो खत्म किए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है 1996 का, जो श्रमिक 1700-2000 किलोमीटर चलते हुए देखकर दिल दहला गया, हम तो उपवास पर बैठ गए, फिर उनको गाड़ी में डालना चालू हुआ। लेकिन उनके लिए भी 1979 में बना हुआ कानून खत्म कर दिया। 2008 में यहाँ के नंदीग्राम के संघर्ष के बाद हम बहुत चिंतित हो गए थे। 165 संगठनों की एकता बनाकर पार्टी के खिलाफ या पक्ष में नहीं, हम लोग जंतर मंतर पे बैठे, हमने वहां भू अधिग्रहण कानून बदलवाना चालू किया। 2 महीने दिन में नहीं, रात भी वहां रहकर, और 2008 में असंगठित श्रमिकों का कानून लाया गया। हॉकर्स एक्ट की शुरुआत, जो संघर्ष तो पहले कलकत्ता से ही हुआ था, लेकिन कानून बनाने की शुरुआत वहीं से हुई थी साथियों। तो ये सब कानून खत्म करके अब ठेका मजदूरों का क्या स्थान, क्या सम्मान, क्या वेतन और क्या अधिकार, ये सवाल बहुत ही गंभीर है। आज तक पूरे ठेका मजदूरों का कानून निरस्त हुआ है, लेकिन नए कोड लागू होना बाकी है। बस कुछ दिन बचे होंगे। मैं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार को ऐलान करती हूँ कि ये 44 कानून जो मोदी सरकार ने रद्द किए हैं, आपने कुछ तो बयान दिया ही है पहले भी कि हमें मंजूर नहीं है, पर आप ठोस कार्यवाही कर दीजिए और ठेका मजदूरों को BSNL से शुरुआत करते हुए पूरी वेतन की राशि देने का काम कर दो। ममता दी अगले चुनाव में आपको ही वोट डालेंगे और ये बहुत जरूरी है। जो सरकार मानती है कि ये कानून निरस्त करना गलत है, उन्होंने तत्काल कदम उठाना चाहिए। हर राज्य सरकार को हम कह रहे हैं कि आप अगर किसानों के साथ हैं तो आपका अधिकार है। राज्य की सूची में कृषि लिखा है 14 नंबर पर, केंद्र की सूची में नहीं लिखा है, तो आप बना सकते हैं कृषि के कानून। बनाए हैं पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, केरल ने कुछ निर्णय लिए हैं। तो वैसे ही श्रमिकों के कानून जो रद्द किए हैं, उसके बदले में राज्य सरकार ने अपना अधिकार इस्तेमाल करते हुए जो भी कर सकते हैं वो करने का यही समय है, नहीं तो हाथ से समय और श्रमिकों का वोट भी चला जाएगा। ये इशारा, चेतावनी देना जरूरी है। साथियों, आपके तो तमाम कोर्ट के फैसले मैंने देख लिए। मनोज भाई को और अमिता बहन को धन्यवाद। 25 अगस्त 2020 को आपको मिला हुआ फैसला कह रहा है कि आपको BSNL जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मुख्य मालिक, ठेकेदार के साथ वो भी जिम्मेदारी रखता है कि नहीं रखता है। ठेकेदार ने अगर बिहार से महाराष्ट्र में काम करने हुए मजदूरों को मजदूरी न देते हुए वापस भेज दिया, तो हम लोग खड़े हो गए और कहा कि जो भी बिल्डर है उसको पैसा देना पड़ेगा। लॉकडाउन के समय पर भी, क्योंकि 17 मई 2020 तक तो आदेश था और किसी का नहीं, वो कोई भी हो, पर गृह मंत्रालय का आदेश था। तो 17 मई 2020 तक तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है कि वो आदेश होते हुए लॉकडाउन में वेतन नहीं दे सकते। तो 17 मई 2020 तक का लॉकडाउन का वेतन भी आपको मिलना चाहिए, और लॉकडाउन के पहले का जो 14 या 18 महीने का आपका वेतन बाकी है, वो वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने आपको जब दिया, तो आपको भी उसके लिए लड़ने का अधिकार है। मैं आपके वकीलों के साथ बातचीत न करते हुए कागज देखकर कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब सभी सरकारें ये पर्दा ले लेगी। नए 4 कोड का जो आ रहे हैं, वो 4 कोड है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचार संहिता चुनाव में लगती है, मोड़ दे, तोड़ दे, कोई कुछ होता है कार्यवाही, कोई जेल में गया है,
नहीं, ऐसे ही ये कोड्स है। ये कोड में मालिकों को छूट दी है एक प्रकार से कि वो नहीं भी पालन करे तो चलेगा। छूट दी है महिलाओं को नाइट शिफ्ट देने का, छूट दी है कि ओवर टाइम का पैसा नॉर्मल वेतन के रेट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। छूट दी है कि 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम ले सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं और यूनियन को छूट नहीं दे रहे हैं एक हड़ताल करने के लिए। अगर विवाद हुआ तो हम तत्काल लेबर कोर्ट में जाते हैं, बड़ी कंपनी हो तो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाते हैं, लेकिन इन्होंने अब छूट दी है कि मालिक और मजदूर मिलकर हंसते खेलते विवाद निपट देंगे। ऐसा कभी होगा? इसीलिए मैं इनकी बात आपके सामने रखी। ऐसे है एक एक मुट्ठी भर उद्योगपति, इनके साथ के विवाद में मालिक और मजदूर हाथ तो मिलाएंगे, लेकिन क्या विचार मिला सकेंगे? क्या निर्णय एक साथ हो पाएगा? नहीं। पर ये जो 4 कोड है, ये यूनियन का दायरा भी कमजोर करने में लगे हैं। इनका धिक्कार करना चाहिए, यही मैं कहूंगी। और इसीलिए केंद्र सरकार होश में आओ, ये नारा लगाना जरूरी है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 44 श्रमिकों के कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। 44 श्रमिकों के कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। 3 किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 3 किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो साथियों, आज ठेका मजदूरों की ये हालत इसलिए है क्योंकि ज्यादा काम करने वाले ठेका मजदूर, उनका स्थान कम, सम्मान कम और वेतन कम। जबकि कई सारे फैसले हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 14 है, 19 है, 21 है, सबका आधार लेकर कि ठेका मजदूरों का भी अधिकार है। अगर वही ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा बोझ उठाते हैं, ज्यादा समय देते हैं, एक प्रकार से गुलाम जैसे उनका काम लिया जाता है, और जब समय आता है तब आप कहते हैं कि ठेका मजदूरों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। साथियों, ये एक बड़ी साजिश है। इन लोगों को आप कम से कम मजदूर या कम से कम कर्मचारी रखकर ज्यादा से ज्यादा काम निकालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। इनका पेट कैसा बना है पता नहीं, पर इनकी भूख मिट नहीं रही है और भूखे प्यासे श्रमिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। आप लोगों ने जो बात उठाई है, 4600 अगर ठेका श्रमिक आपके हैं अकेले बीएसएनएल में, और बीएसएनएल की प्रॉपर्टी लाखों करोड़ रुपए की है, 87 एकड़ बीएसएनएल की जमीन बेच दी है चुपचाप से, ये खबर आई है। पर जमीन तो मेरे ख्याल से कुछ 1000 एकड़ हो सकती है, लेकिन ये बीएसएनएल का दायरा खत्म करने जा रहे हैं। 4G के बारे में जो खेल चल रहा है, वो एक बड़ा कारण है कि बीएसएनएल की रेंज मिलती नहीं और जियो के ही टावर्स बढ़ रहे हैं, जियो की ही रेंज मिल रही है। तो बीएसएनएल तुम मरो, हम जियो, ये हिसाब है, आप ये समझ लीजिए। और बीएसएनएल के टावर सबसे ज्यादा है, 49,000 टावर्स है बीएसएनएल। बीएसएनएल की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन आज क्या हो रहा है, 4G देने का जब बात आई तब बीएसएनएल के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बीएसएनएल को यह आदेश दिया गया केंद्र के अलग अलग बॉडीज ने कि आपको सभी इक्विपमेंट, सभी सामान भारतीय उत्पादकों से ही खरीदना पड़ेगा। उसको नाम डोमेस्टिक दिया है, मतलब वो एकदम इसी शहर का कोई कारखानदार नहीं, लेकिन भारतीय। अब बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है टेलीफोन कम्युनिकेशन में, उन सबको बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीदने का की छूट दी गई। और ये इसलिए कि उनको तो 4G इन्होंने कभी का दे दिया, और अभी जब बीएसएनएल 4G मांगने लगे तो इन्होंने उसको दबाने के लिए
उसको न देने के लिए ये सब साजिश हुई है। बीएसएनएल के सभी यूनियंस ने मिलकर मोदी जी को लिखा हुआ पत्र मैं आपको भेज दूंगी, आपको इससे पूरी जानकारी मिलेगी जो मैं आज नहीं अभी दिखा पाती हूँ। लेकिन आपको मैं इतना ही बताती हूँ कि अब जो 55,000 बीएसएनएल में कर्मचारी बचे हैं उनका भविष्य भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने बीआरएस ले लिया, मंजूर किया, वो तो गए। अब जो बचे हुए हैं उनको अगर 4G और 5G भी नहीं देते हैं तो बीएसएनएल की स्पर्धा अंबानी से नहीं हो सकेगी, बिरला के आइडिया से भी नहीं हो सकेगी। और इसीलिए आज बीएसएनएल हैरान है और उसके कारण आपको भी सबसे ज्यादा हैरान किया जाता है। आपकी बात जब सुनी तो मैंने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बंगाल के फोन किया, लंबी बात हुई, मालूम पड़ा कि उन्होंने बंगाल के आपके बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा झगड़ा रविशंकर प्रसाद जी के साथ हुआ। रविशंकर प्रसाद जी को हमने नर्मदा में बहुत देखा है, लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहूँ कि उनका थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, पर वो बंगाल के सभी कर्मचारी, सभी ठेका मजदूरों को मिला क्या? आपको मिला क्या? नहीं मिला। तो बंगाल के सरकार को भी ये कहना है कि आप लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से, तो कृपया ये लड़ाई भी आगे बढ़ाइए और ठेका मजदूरों को सबसे पहले, जैसे अंत्योदय की भूमिका होती है, ठेका मजदूरों को सबसे पहले बचा हुआ वेतन देने के लिए आप पूरी ताकत लगाइए। मुझे पता है कि बंगाल की हो, महाराष्ट्र की हो, केरल की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, कुछ सरकारें तो मोदी सरकार से लड़ रही हैं। तो यही समय है कि उन्होंने आपके लिए भी लड़कर जीत कर दिखाना चाहिए। कानून से, न्याय से, कानूनी न्याय से ऊपर होता है मानवीय न्याय। उससे आपका मांग, आपका अधिकार सुरक्षित रखा है, लेकिन वो हाथ में लेने तक आपको लड़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। 4,600 ठेका मजदूरों को अगर ईएसआईएस का लाभ भी नहीं मिल रहा है तो ये तो बहुत ही भयंकर बात है। ये केवल कोरोना नहीं है, ये निजीकरण का वायरस जो है ना, वो ज्यादा लोगों को मौत के कगार पर धकेल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी कंपनियां, निजी अस्पताल के मालिक, इन्होंने कोरोना की टेस्ट भी मुफ्त में देने की सेवा नहीं दी, जबकि हमारे किसान लंगर सेवा में दिल्ली के गरीब बस्तियों के हजारों लोगों को भी रोज खिला रहे हैं आंदोलन चलते। तो ये दानत बड़ी कंपनियों की निजी पूंजी निवेशों को नहीं होती है, और इसीलिए आपको जो लेना है वो बीएसएनएल से ही लेना है। बीएसएनएल की ऐसा नहीं है कि वो अभी एकदम भिखारी बन गई है, आज भी आपका वेतन वो दे सकती है, पर उनको भी ऊपर से हैरान किया जा रहा है और नीचे आप हैरान हो गए। ये दोनों स्तर पर संघर्ष जरूरी है। आपने जो संघर्ष शुरू किया है, आत्महत्या का आधार मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अपने अपने मजदूरों के, साथियों के मनोबल को आप बढ़ाइए, उनको संघर्ष के लिए तैयार कीजिए। अपना अपना छोटा मोटा उद्योग आप कर ही रहे होंगे, कहीं हॉकर्स बन गए होंगे, कहीं कोई हो गया होगा, लेकिन आत्महत्या आपके परिवार की भी हत्या ही होगी। इसीलिए आत्महत्या छुटकारा नहीं देती है। किसानों को भी हम कह रहे हैं, वहां आज का आंकड़ा 44 हो चुका है जिन्होंने गोली मार के खुद की हत्या की। ऐसे वकील है, संत है, और जो ठंड से गुजर गए ऐसे किसान भी है। लेकिन आपको भी हिम्मत रखनी पड़ेगी, एकजुटता रखनी पड़ेगी। बाकी यूनियंस अगर CITU, ITAC, INTAC या और किसी की है तो उनसे भी हमको बात करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसानों के मंच पर हम सब लोग एकत्रित हैं तो इस मंच पर भी एकत्रित होने में क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल बनी हुई है,
जिसमें सभी ट्रेड यूनियंस एकत्रित हैं। हमारा यही कहना है कि हम बिरला मिल्स के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आप सब लोग आइए और समर्थन दीजिए। आप बीएसएनएल ठेका मजदूर और बीएसएनएल बचाओ कमेटी करके लड़ रहे हैं, सभी यूनियंस में एक साथ होकर लड़ना चाहिए। अगर ये नहीं संभव है तो अपना अपना मार्ग चलेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे, यही मेरी आशा और विश्वास है। आपको लड़ाई का मार्ग मेरे से पूछकर नहीं चलेगा, आपको तय करना पड़ेगा। बस वो अहिंसक होना पड़ेगा, वो सत्याग्रही होना पड़ेगा, वो लंबी दूरी तक चलने की जीवटता और जिजीविषा रखकर ही मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन उस मार्ग में कानूनी और मैदानी दोनों प्रकार की लड़ाइयों का समन्वय होगा। कानूनी लड़ाई पर केवल आज भरोसा रखें तो समझिए कि देश के आरबीआई, सीबीआई, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर न्यायपालिका तक हर एक में आज शासनकर्ताओं का हस्तक्षेप है। और इसीलिए ये जन संसद छोटी हो, आज भी जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से सांसदों की संख्या इससे भी कम हो। तो आप चिंता मत कीजिए कि हम कम हैं, हम अकेले हैं। आपकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए और अगर सब एकत्रित आकर लड़ेंगे तो आपकी जीत ही होनी चाहिए। मैं आपको फिर से सलाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि आपकी लड़ाई बीएसएनएल बचाओ की देश बचाओ तक जा सकती है। आपको 1 जनवरी को अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट्स को एकत्रित कर जलाने का कार्यक्रम या गाड़ने का कार्यक्रम, जैसे आजादी आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली होती थी, वैसा करना पड़ेगा। करेंगे कि नहीं? हाँ। करेंगे। तो हमारे अमिताभ दास को मैं कहती हूँ कि आपसे जुड़े और आपको उस कार्यक्रम की जानकारी देंगे। और उसके बाद एक डेरा डालना तय हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की आज की सरकार के पुलिस अगर केंद्र के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ कोई संघर्ष करते हैं या श्रमिकों के 44 कानून जो मोदी सरकार ने रद्द किया उसको लागू करने के लिए संघर्ष करते हैं तो विरोध करेगी, नहीं करेगी। नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। और इसीलिए मेरा तो ऐलान है कि किसानों के यहाँ के आंदोलनकर्ता, हमारे सभी जन आंदोलनों के साथी और आप सब मिलकर अब धर्मतला में एक डेरा डालिए। जब तक वो आंदोलन चलेगा और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोज 5 लोग भी अगर क्रमिक अनशन पर बैठ जाए, हमारा 1000 दिन क्रमिक अनशन चल रहा है, व्यवस्थित रूप से चलाइए, अनुशासन के साथ और ताकत के साथ। मुझे लगता है एक डेरा डालने का समय आया है। कभी कभी थोड़े से लोग एकत्रित करना और दुकानदारों में सुनना ये कोई काम नहीं देगा। काम तभी देगा जब आप एक लंबी लड़ाई में सुनना ये कोई काम नहीं देगा। काम तभी देगा जब आप एक लंबी लड़ाई ठेका देकर लड़ेंगे। ये आपने किया भी है। आप टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बैठे हुए चित्र मैंने देखे हुए हैं। आपको मैं इसीलिए सलाम करके कह रही हूँ, अब समय आया है कि आप धर्मतला में आ जाइए। वहाँ बैठने का आपका अधिकार है। आपने देश की बहुत सारी सेवा की है, मेरी आज की भी सिर्फ बीएसएनएल की है, और आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाने देनी चाहिए। ये देश की सरकारों का कर्तव्य है। तो किसान मजदूर एकता के साथ अगर आप एक डेरा डालकर आंदोलन शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि पूरे देश में आपका आंदोलन भी सरकारों को हिलाते रहेगा। तो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेका मजदूर अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ठेका मजदूर अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। ये तो नहीं बनाते। नहीं, कौन चलाता हिंदुस्तान? का मजदूर किसान। तो जिंदाबाद साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे। जिसको लगता है जीतेंगे, हाथ मुट्ठी बंद करके उठा के जवाब दो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये नर्मदा का नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है। आपके भी कान, दिल, दिमाग में गूंजेगा। इस विश्वास के साथ आपकी रजा लेती हो। जिंदाबाद।